हेलो डियर स्टूडेंट्स, ए बी एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोवियत प्रणाली के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली दो वीडियो में आप बर्लिन की दीवार और सोवियत संघ के निर्माण के बारे में समझ चुके हैं। रूसी क्रांति के बाद आखिर किस प्रकार से सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि सोवियत प्रणाली के सबसे पहले देखें आप सोवियत प्रणाली आखिर क्या है। ये सोवियत प्रणाली आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि सोवियत संघ 1922 के अंदर अस्तित्व में आया था और 1922 से 1991 तक ये विश्व के नक्शे पर हमें देखने के लिए मिलता है। आप देखेंगे कि जो सोवियत संघ के अंदर जो शासन चलाया गया है आर्थिक और राजनीतिक रूप से, उस प्रणाली को, उस तरीके को ही सोवियत प्रणाली कहा गया है। सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषता आ जाती है। जैसे सोवियत प्रणाली की आखिर विशेषता क्या थी? सोवियत प्रणाली की विशेषता, तो सोवियत प्रणाली 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई थी। अस्तित्व में आना सोवियत प्रणाली 1917 के अंदर देखा कि आपने रूस के अंदर क्रांति हुई थी। उस क्रांति के पश्चात 5 वर्ष बाद में 1922 के अंदर सोवियत संघ की स्थापना होती है। सोवियत संघ की जो स्थापना हुई उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। उस शासन की जो प्रणाली चलाई गई है आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सोवियत संघ को रचने की, उसे ही सोवियत प्रणाली के अंदर लिखा गया है। इसे ही सोवियत प्रणाली कहा गया है। सोवियत संघ 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर पिछली वीडियो में देखा होगा आपने कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। यहाँ पर रूस के अंदर 1922 से लेकर 1991 तक एक ही पार्टी का दबदबा रहता है, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। हिंदी में कहें तो साम्यवादी दल। एक दल का प्रभुत्व था। एक ही पार्टी थी पूरी यूएसएसआर के अंदर। कौन सी? तो कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात साम्यवादी दल। देश के अंदर एक दलीय प्रणाली थी। यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली ना होने के कारण एक ही पार्टी थी देश के अंदर, और उसी पार्टी का पूरे यूएसएसआर के अंदर दबदबा मौजूद था। कम्युनिस्ट पार्टी इसे कहा जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने में व्लादिमीर लेनिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि व्लादिमीर लेनिन ने कार्ल मार्क्स के विचारों को किताबों से जमीन पर उतारने का काम किया था और विश्व के अंदर पहली बार कम्युनिस्ट शासन की सरकार मौजूद की स्थापना की इसकी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखें, इसमें निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया। निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह, निजी स्वामित्व की जगह सामाजिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया गया। निजी स्वामित्व की जगह अर्थात कहें तो निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह यहाँ पर सारी की सारी जो वस्तुएं थी, जो तरीके थे, जो सुविधाएं थी, वो किसके हाथ में थी? वो एक प्रकार से गवर्नमेंट के हाथ में थी। वो सामाजिक मतलब समाज के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर खत्म कर दिया गया। इसके अंदर अगला पॉइंट सोवियत प्रणाली के अंदर देखते हैं हम कि सोवियत प्रणाली में पूंजीवादी विचारधारा की जगह पूंजीवादी विचारधारा का विरोध किया गया। पूंजीवादी विचारधारा का विरोध किया गया। इसके स्थान पर इसकी जगह साम्यवाद को अपनाया गया। पूंजीवादी विचारधारा के बारे में आपने पिछली वीडियो में सुना होगा कि पूंजीवादी विचारधारा यूएसए के अंदर से निकली है। यूएसए पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता है, लेकिन यूएसएसआर जो था वो साम्यवादी विचारधारा को अपना रहा है।
तो यहाँ पर पूरे यूएसएसआर के अंदर जो 15 के देश हैं, 15 जो देश हैं, वहां पर भी साम्यवादी विचारधारा को अपनाया जा रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है, पूंजीवादी विचारधारा व्यवस्था का विरोध कर दिया गया। यहाँ पर सोवियत प्रणाली के अंदर जो आम लोग थे, उनके जो जो सुविधाएं थी, उन सब का ध्यान रखते हुए इसको अपनाया गया था। निजी जैसे एक व्यक्ति की क्या क्या आवश्यकता होती है, जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब कुछ सरकार के हाथ में था, सब कुछ सरकार के हाथ में। जब किसी भी देश के अंदर कोई भी जनता होती है तो वो सरकार से क्या उम्मीद करती है कि सरकार उनको रोजगार दे, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिल जाए सरकार के द्वारा, और एक शिक्षा मिल जाए। शिक्षा मिल गई तो जनता पढ़ी लिखी होगी तो देश का विकास अपने आप हो सकता है। ये सारी की सारी सुविधाएं, एक प्रकार से सारी की सारी सुविधाएं जो थी वो सरकार के द्वारा, सरकार कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही थी। लोगों की निम्न स्तर की जो जो जरूरतें होती हैं, निम्न से निम्न स्तर की जो जरूरत थी, उनका यहाँ पर ध्यान रखा गया था। जब लोगों को रोजगार मिल जाता है तो बेरोजगारी का यहाँ पर अंत हो गया। लोगों को जब रोजगार मिल गया तो बेरोजगारी का यूएसएसआर के अंदर भी क्या हो गया, अंत हो जाता है। इसके बाद में देखें आप यहाँ पर सोवियत प्रणाली के अंदर मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका। सोवियत प्रणाली में मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका थी। सबसे पहले तो आप ये देखें मिखाइल गोर्बाचेव थे कौन। सोवियत शासन की स्थापना व्लादिमीर लेनिन जी के द्वारा की गई 1922 के अंदर। लेनिन के बाद अनेक उत्तराधिकारी आते हैं शासन के अंदर, उसे महासचिव बनते हैं। यूएसएसआर के अंदर जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था, पद होता था, उसे महासचिव कहा गया है। तो मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में यहाँ पर यूएसएसआर के महासचिव बने। यूएसएसआर के महासचिव 1980 के दशक में, और वर्ष देखा जाता है तो 1985 के समय में ये मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में यूएसएसआर के महासचिव बने थे। इनका पूरा नाम मिखाइल गोर्बाचेव। उन्नीस के अंदर महासचिव बने। इन्होंने देखा कि जो सोवियत प्रणाली थी, सोवियत शासन व्यवस्था थी, उसके अंदर थोड़ा बदलाव हो चुका है। शुरुआत में ये शासन व्यवस्था जनता के हित के लिए काम करी थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर नौकरशाही का शिकंजा हो गया। जो कर्मचारी वर्ग था वो जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा था, जनता इसके विरोध में थी। जो 15 देश थे यूएसएसआर के अंदर मिले हुए, जो 15 राज्य थे, अब वो यूएसएसआर से अलग होने की मांग करने लगे। सोवियत प्रणाली के अंदर इसी को देखते हुए गोर्बाचेव यहाँ पर सुधार करने के लिए कुछ नीतियां लेके आए, जिसमें तो दो महत्वपूर्ण नीतियां दिखाई गई हमें यहाँ पर। एक तो दिखाया गया गिलासनोस्त। गिलासनोस्त, गिलासनोस्त का मतलब, ये एक रशियन भाषा का शब्द है। गिलासनोस्त का मतलब होता है खुलापन। दूसरी नीति चलाई गई यहाँ पर पेरोस्त्रोइका। पेरोस्त्रोइका का मतलब पुनर्रचना। खुलापन किसका? ये साम्यवादी विचारधारा के अंदर देखा गया कि 1922 से लेकर 1991 तक यहाँ पर ये विचारधारा थी, लेकिन साम्यवाद के अंदर थोड़ी परेशानी देखने के लिए मिली हमें यहाँ पर यूएसएसआर के अंदर, कि यूएसएसआर बाकी के पश्चिमी देशों के मुकाबले पीछे रह गया। उनके यूएसएसआर के अंदर प्रौद्योगिकी के मामले में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पश्चिमी देश जो इनसे आगे निकल चुके थे परिवहन, औद्योगिकी, संचार के मामले में, उनसे ये कहीं क्या हो जाता, पीछे रह गया। रेस के अंदर समझिए आप एग्जाम्पल से कि रेस के अंदर दौड़ने वाला एक ही व्यक्ति होगा तो हारेगा भी वही, जीतेगा भी वही, चाहे वो पैदल चले, चाहे वो दौड़कर चले, चाहे कैसे भी चले या धीरे धीरे चल के जाए। तो दौड़ने वाला यहाँ पर एक ही व्यक्ति था। यूएसएसआर के अंदर साम्यवाद था। साम्यवाद के अंदर इन्होंने बाहर से
बाहर के देशों से, अन्य देशों से व्यापार करने पर प्रतिबंध था। ये अपने देश के अंदर ही किसी भी चीज का निर्माण करते थे, सुई से लेकर एरोप्लेन तक का, और उसको अपने देश के अंदर ही उपभोग कर लिया जाता था, अर्थात कहें तो यूएसएसआर के क्षेत्र में। इसका परिणाम क्या हुआ कि ये पश्चिमी देशों से, जो पश्चिम के देश थे, उनसे क्या हो गया, पीछे रह गया परिवहन, संचार और प्रौद्योगिकी के मामले में। इसीलिए यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव इसके महासचिव बने, तो वो इसी प्रणाली को बदलना चाह रहे थे। इसलिए इन्होंने दो नीतियां चलाई। ये मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां हैं, लेकिन इसके परिणाम क्या हुए कि जनता उनके विरोध में हो गई, और मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई कि इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर ये जिम्मेदारी डालेगी कि उन्होंने यूएसएसआर के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के बाद 1985 में ये महासचिव बने। कुछ वर्ष देखने के बाद मिलता है कि 1990 के अंदर यूएसएसआर के अंदर शॉक थेरेपी आई गई। शॉक थेरेपी के एक वर्ष बाद ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और इसके लिए जिम्मेदार मिखाइल गोर्बाचेव को माना गया था। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।